नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी के पार्ट बी और पार्ट सी को। पार्ट बी जिसमें हम राज्य परिभाषा एवं निर्माणात्मक तत्वों से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और उसके बाद हम इसका पार्ट सी भी करेंगे, जिसके अंतर्गत हम राज्य उत्पत्ति, देवीय सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांतों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की 100% संभावना है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, पार्ट बी 119वें प्रश्न से शुरू हो रहा है और 118 प्रश्न जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट ए में कंप्लीट करवाए थे, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप कार्ड में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी पार्ट ए। उस पर आप क्लिक कर उन सभी 118 प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो 119वें प्रश्न से हैं और ये पार्ट बी है। तो इसका पहला प्रश्न है, द मॉडर्न स्टेट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैकाइवर। तो इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। R.M. मैकाइवर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। मैकाइवर मूल रूप से एक बहुलवादी विचारक था। इसने अपनी प्रसिद्ध रचना द मॉडर्न स्टेट 1926 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया है कि मानव अपनी सामाजिक प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अनेक साहचर्यों संगठनों का निर्माण करता है। राज्य उन्हीं साहचर्यों में से एक साहचर्य है। राज्य सभी साहचर्यों पर नियंत्रण स्थापित करने तथा उनके मध्य तालमेल स्थापित करने का काम करता है। दूसरा 120वां प्रश्न है, 120वां प्रश्न हमारे पास, राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। डॉक्टर गार्नर के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व है। पहला मनुष्य का समुदाय, दूसरा एक प्रदेश, और तीसरा आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, और चौथा है जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करने हेतु एक राजनीतिक संगठन। गैटिल के द्वारा भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है। इन विद्वानों द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर राज्य के आवश्यक तत्वों का वर्णन निम्न अग्रलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। और नोट करने योग्य है कि सीले, हॉब्स, बिलोवी व डिग्विट ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। तो ये भी आप याद रखें कि किसने माना है राज्य का आवश्यक तत्व भूभाग को और किसने नहीं माना है। चलिए 121वां प्रश्न हमारे पास, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, R.M. मैकाइवर। तो इसका विस्तार रूप हम देखते हैं। द मॉडर्न स्टेट 1926 नामक पुस्तक के लेखक R.M. मैकाइवर है और मैकाइवर की अन्य पुस्तकें हैं द वेब ऑफ गवर्नमेंट 1947, एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस 1921। 122वां प्रश्न हमारे पास, किसने कहा राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नर। ऑप्शन सी, गवर्नर। गवर्नर के अनुसार राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। R.N. गिलक्रास्ट ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। दिमाग के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके यंत्र सरकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 123वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जॉन सीले। जॉन सीले। राज्य का दूसरा तत्व निश्चित प्रदेश है। जब तक जन समुदाय पृथ्वी के किसी निश्चित प्रदेश पर निवास नहीं करता तब तक वह राज्य नहीं बन सकता है। लेकिन कुछ विचारकों ने निश्चित प्रदेश को राज्य के तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इन विचारकों में लियोन, डिग्विट, सीले, हॉल और विलोबी के नाम उल्लेखनीय हैं। डिग्विट के अनुसार क्षेत्र राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। हॉल के अनुसार कोई कारण नहीं कि भावनात्मक रूप से एक घूमने वाला कबीला या समाज अपने आप को नियमबद्ध या किसी निश्चित जाति के अंतर्गत ना माने, जैसा कि एक राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 124वां प्रश्न, नगर राज्य का संबंध माना जाता है
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्राचीन यूनान से। नगर राज्य का संबंध प्राचीन यूनान से है। पॉलिटिक्स शब्द जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है। यूनान की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस क्षेत्र को सैकड़ों छोटे छोटे खंडों में बांटकर अनेक स्वतंत्र और लघु राज्यों की स्थापना कर दी और वे लघु खंड ही नगर राज्य थे। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये वर्तमान काल के छोटे से छोटे राज्यों की अपेक्षा भी छोटे थे। सामान्यतः एक नगर राज्य की जनसंख्या 10,000 होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 125वां प्रश्न, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉस्की। ऑप्शन बी, लॉस्की। लॉस्की के अनुसार राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है तथा सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। और नोट करने योग्य है कि विलोबी, सीले और हाल डिग्विड जैसे विद्वानों ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 126वां प्रश्न, राज्य के विकास को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। राज्य के विकास का सही कालक्रम इस प्रकार होगा: प्राच्य समाज, फिर यूनानी नगर राज्य, रोमन समुदाय और राष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 127वां प्रश्न, राज्य के विकास संबंधी निम्नलिखित चरणों को सही कालक्रम में चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो विस्तार रूप हम देखते हैं इसका। प्राचीन काल में पूर्व में कबीलों के संगठनों के रूप में विकास की प्रथम अवस्था से लेकर आधुनिक युग में पश्चिम में राष्ट्र राज्यों के उदय तक ऐसे विकास की लगभग एक रूपी दिशा देखी जा सकती है जिसका विकास निम्नलिखित चरणों में हुआ है: कबीलों के संगठन, पूर्वी प्राच्य राज्य, यूनानी या ग्रीक राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य, फिर राष्ट्र राज्य। 128वां प्रश्न हमारे पास, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्य को। सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली राज्य को माना जाता है। राज्य की संकल्पना राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की संकल्पना को मुख्य स्थान दिया गया है। राज्य के लिए संप्रभुता होना आवश्यक है। राज्य सर्वोच्च संस्था है, वह किसी भी समुदाय के क्रियाकलापों तथा अस्तित्व पर प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 129वां प्रश्न है, राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ कब? तो इसका आंसर होगा सी, जमींदारी पूंजीवादी राज्यों के पतन के बाद। इसका विस्तार रूप हम देखते हैं। राष्ट्र राज्य का उद्भव सामंती अर्थात जमींदारी राज्यों के पतन के बाद हुआ था। विज्ञान का प्रसार तथा औद्योगिक क्रांति की सफलता से सामाजिक ढांचे में बदलाव हुआ तथा सामंतों के स्थान पर एक नए वर्ग पूंजीपति स्थापित हुए। पोप के नियंत्रण से मुक्त होकर यूरोप में अनेक राज्य अस्तित्व में आ गए जिनका प्रमुख राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 130वां प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। राज्य एक संपूर्ण समुदाय है, यह अरस्तु के अनुसार है। राज्य मानव अवयव का ही प्रतिरूप है, ब्लंटशली। राज्य शक्ति है, ट्रिस्के। राज्य का मूल्य वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का मूल्य है, जे.एस. मिले के अनुसार। नेक्स्ट हमारे पास 131वां प्रश्न है, अभिकथन ए, जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं और कारण आर दिया गया है, जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या है। तो इसका विस्तार हम देखते हैं। जनसाधारण एवं राज्य का एक ही हैसियत के हैं। जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। जनसाधारण से तात्पर्य आम लोगों या जनता के समूह से है। इन आम लोगों से मिलकर परिवार का सृजन, परिवार से मिलकर ग्राम का सृजन तथा ग्राम से मिलकर राज्य का सृजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 132वां प्रश्न, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राज्य।
यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। यूनान की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस क्षेत्र को सैकड़ों छोटे छोटे खंडों में बांटकर अनेक स्वतंत्र और लघु राज्यों की स्थापना कर दी और ये लघु खंड ही नगर राज्य थे। नगर राज्य में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 133वां प्रश्न, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय चेतना का विकास। आधुनिक राज्य के विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास उत्तरदायी है। आधुनिक युग में राष्ट्र और राज्य प्राय एकाकार हो गए हैं। राज्य की सीमाओं को राष्ट्रीय सीमाएं कहा जाता है, राज्य के हित को ही राष्ट्रीय हित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 134वां प्रश्न, राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। रक्त संबंध, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियां सभी। राज्य के विकास को एक तत्वीय आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इसके विकास में अनेक तत्वों का सम्मिलित योगदान रहा है, जैसे रक्त संबंध, धर्म, मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति अर्थात राजनीतिक चेतना तथा आर्थिक गतिविधियां इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 135वां प्रश्न, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका डैश के द्वारा निभाई गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियां। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंतर्गत रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना एवं आर्थिक गतिविधियां आदि तत्वों को राज्य के विकास हेतु सहायक तत्व माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 136वां प्रश्न, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैकाइवर। राज्य की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विचार हैं, जिसमें मैकाइवर का विचार रक्त संबंध से है। जब जनसंख्या की वृद्धि के कारण कुटुंब का आकार बढ़ा तथा जाति और कुल बने, तब समाज का जन्म हुआ। इस संबंध में मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 137वां प्रश्न, स्थानीय कानूनों को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राज्य कहलाता है। इसका विस्तार हम देखते हैं। स्थानीय कानूनों को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों का निर्वहन करने का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना राज्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 138वां प्रश्न है, जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में। स्विस संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात उसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक विशेष प्रक्रिया को अपनाना होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना आवश्यक भी था। यहाँ पर संविधान संशोधन के लिए जनता से स्वीकृति ली जाती है। अब शुरू हो रहा है पार्ट सी, पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत अब पार्ट सी शुरू हो रहा है। मैंने ए करवाया, बी करवाया, अब ये पार्ट सी शुरू हो रहा है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति, देवीय सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो 139वां प्रश्न हमारे सामने, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है, सामाजिक समझौता राज्य के निर्माण के लिए समझौता करने का तरीका प्रस्तुत करता है, और कारण आर दिया गया है, यहाँ प्राकृतिक अवस्था में नागरिक समाज के संक्रांति काल को इंगित करता है। तो निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका हम विस्तार रूप देखते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का एक दैवीय संस्था ना होकर एक मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पहले प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी, जो पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक थी, जिसके कारण मनुष्य इस प्राकृतिक अवस्था को त्यागने को विवश हुए और उन्होंने राजनीतिक समाज की स्थापना की। यह कथन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 140वां प्रश्न है,
राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्नवत में से कौन सा एक सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत सर्वाधिक प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। ईश्वर या तो यह कार्य स्वयं ही करता है या इस संबंध में अपने किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य की आज्ञाओं का पालन प्रजा का परम पवित्र धार्मिक कर्तव्य है। नेक्स्ट 141वां प्रश्न हमारे सामने, विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। इसका विस्तार हम देखते हैं। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ। पहले परिवार, फिर गोत्र, फिर तब गांव, गांव से जिला तथा जिले से राज्य का विकास हुआ। इस प्रकार राज्य का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। 142वां प्रश्न हमारे सामने, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैवीय सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांतों का प्रचलन है, जैसे मात्र सिद्धांत, प्रति सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत आदि। इसमें दैवीय उत्पत्ति के जिस सिद्धांत को सबसे प्राचीन माना जाता है, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत को वर्तमान में सर्वमान्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 143वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो इसका विस्तार हम देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और उसके समर्थक जुड़े हैं, जैसे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम, शक्ति सिद्धांत ओपनहाइमर, मात्र सत्तात्मक जेंक्स, प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सर हेनरी मैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 144वां प्रश्न, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रिचर्ड हुकर। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रथम लेखक रिचर्ड हुकर है। रिचर्ड हुकर ने समझौता सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी में की। समझौता सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या हॉब्स, लॉक तथा रूसो ने की। नेक्स्ट 145 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्यों की उत्पत्ति के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बैट सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवी का सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत आदि पाए जाते हैं। ब्रेड नामक राज्य की उत्पत्ति का कोई भी सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो इसका विस्तार हम देखते हैं। फ्रेडरिक एंजल्स का संबंध वैज्ञानिक समाजवाद से है। एंजल्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक मार्क्स के मित्र थे। साम्यवादी राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसका विस्तार हम देखते हैं। मार्क्सवादी चिंतन के अंतर्गत राज्य को एक वर्गीय तथा दमनकारी संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। इनका मानना है कि राज्य रूपी वर्गीय संस्था का उद्भव तब होता है जब समाज वर्गों में बंट गया, क्योंकि जब आदिम साम्यवादी अवस्था थी तो उस समय समाज वर्गहीन था। उस दौर में राज्य नहीं था। जब दास युग में वर्गों का उदय हुआ तो उसी दौर में राज्य रूपी संस्था का उदय हुआ। राज्य का मुख्य उद्देश्य धनवान वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए श्रमिकों के शोषण में सहयोग देना है। इनका मानना है कि राज्य सदैव धनवान वर्ग के हित और श्रमिकों के विरुद्ध कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 148वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए है, राज्य विकास की उपज है। ऑप्शन बी है, राज्य के ऐतिहासिक विकास या क्रमिक विकास का परिणाम है। यह एक सतत विकास है, हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है। ऑप्शन सी है कि राज्य एक पूर्व नागरिक और पूर्व राजनीतिक अवधि में व्यक्त किए गए मनुष्य के इच्छा अनुसार इरादों का परिणाम है, जिसे प्राकृतिक अवस्था स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है। और ऑप्शन डी है, राज्य सामाजिक विकास के निश्चित चरण में समाज राज्य
समाज में एक उत्पादक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो उसका विस्तार हम देखते हैं। राज्य रूपी संस्था अस्तित्व में कैसे आई? यह राजनीति विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य रूपी संस्था की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रचलित है, किंतु सभी सिद्धांतों में से राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत सबसे वैज्ञानिक और प्रमाणिक माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य रूपी संस्था का आगमन किसी एक निश्चित तिथि दिन को नहीं हुआ, बल्कि यह विकास का परिणाम है, जिसके निर्माण में अनेक तत्वों जैसे धर्म, शक्ति, सर्वजन समूह, रक्त संबंध, संपत्ति ने योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ग्रामशी के अनुसार राज्य एक वर्ग तथा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। इसका विस्तार हम देखते हैं। ग्रामशी के अनुसार राज्य द्वारा एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर आधिपत्य का कारण केवल आर्थिक व सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि शासक वर्ग का बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व है। साम्यवादी आंदोलन की एक मूल रणनीति पूंजीवादी राज्य को छिन्न भिन्न करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे मूल्यों और मान्यताओं के क्षेत्र में बुजुर्गा आधिपत्य हेजमोनी का अंत करने में उतनी ही तत्परता दिखानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एन बी दोनों। ए एन बी दोनों बताए जा रहे हैं इसमें आंसर। जॉर्ज सोरेल और क्रोपोटकिन दोनों ही अराजकतावादी विचारक हैं और राज्य की हिंसा और शोषण के यंत्र के रूप में आलोचना करते हैं, किंतु राज्य को समाप्त करने के तरीके भिन्न भिन्न हैं। सोरेल वर्तमान मजदूर संघों को सारी सत्ता सौंप देते हैं, जबकि क्रोपोटकिन उत्पादक संघों और कम्युनों को शासन में महत्वपूर्ण भाग देते हैं। अतः विकल्प ए और बी दोनों ही सत्य हैं। 151वां प्रश्न हमारे सामने, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्राचीन यूनान से। ग्रीक शब्द पोलिस का अर्थ नगर राज्य है। प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्य पर्यायवाची शब्द थे, अर्थात यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 152वां प्रश्न, राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका परवर्ती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रोमन साम्राज्य। सामंतवादी राज्य रोमन साम्राज्य का परवर्ती है। इसका क्रम है पूर्वी राज्य, यूनानी राज्य, रोमन राज्य, सामंती राज्य, राष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसने कहा कि राज्य स्वर्ग शासन का एक अंग है? एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग डैश। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हॉब्स। हॉब्स के अनुसार सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है। इसका कारण यह है कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की भयावहता का वर्णन किया, जिसका सीधा संबंध तत्कालीन अराजक स्थिति से था। यही कारण है कि उसने कॉमनवेल्थ के महत्व को उजागर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। यह दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रूसो द्वारा। रूसो के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 156वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1857 की भारतीय क्रांति। 1857 की भारतीय क्रांति राज्य के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है, वरन यह भारत राष्ट्र के औपनिवेशिक सत्ता ब्रिटेन के विरुद्ध आरंभ किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत थी। इसके द्वारा भारत राष्ट्र में शोषणकारी अंग्रेज शासकों व उनकी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई गई। इसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह कथन हीगल का है तथा अन्य तीनों कार्ल मार्क्स के हैं।
हीगल के अनुसार राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है। यह विश्व में विवेक की यात्रा है। यह मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, जो परिवार और नागरिक समाज के द्वंद्वात्मक संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 158वां प्रश्न। यह सत्य है कि जहाँ दमनकारी शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता। अन्यथा दस्युपोत अथवा विद्रोहीकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती है। यह किसका कथन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट मैकाइवर। मैकाइवर के अनुसार यह सत्य है कि जहाँ दमनकारी शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता। अन्यथा दस्युपोत अथवा विद्रोहकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर आप चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। राज्य एक पूर्ण समुदाय है, अरस्तु। राज्य मानव अवयवी का ही प्रतिरूप है, ये ब्लंशली का है। राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की अनुक्रमिक उपलब्धि है, ये बर्गेस का है। राज्य परिवारों और उनके सामूहिक कार्यों का संघ है, ये बोंदा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नांकित प्रश्नों के कथन हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर का नाम दिया गया है। आपको इनका ध्यान से परीक्षण करना है। नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। राज्य ना तो प्रभु के हाथ का कार्य है, ना ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, ना ही संकल्प शक्ति की उत्पत्ति है, ना ही परिवार का विस्तार मात्र। राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है। राज्य के प्राकृतिक विकास से आशा यह है कि यह एक स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैकाइवर। स्वजन समूह का अर्थ है सगे संबंधियों के समूह जो रक्त संबंध पर आधारित है। रक्त संबंध व सजातीयता ने राज्य के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप पहले परिवार, जन, गोत्र और अंततः राज्य का जन्म हुआ। मैकाइवर के अनुसार रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्लंशली। ब्लंशली के अनुसार आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। 15वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। प्रारंभ में राजतंत्र प्रणाली का विकास हुआ, बाद में संवैधानिक शासन व्यवस्था का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 163वां प्रश्न, राज्य सरकार के संसाधनों में से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डाइसी। डाइसी के अनुसार राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। राज्य का विधि शास्त्रीय सिद्धांत मुख्यतः विधिवेताओं की देन है। इसके अंतर्गत राज्य को कानूनी चिंतन की एक संकल्पना के रूप में देखा जाता है। इसके अनुसार राज्य एक कानूनी व्यक्ति है जिसका मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण और प्रवर्तन तथा कानूनी अधिकारों की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। इसका विस्तार रूप में देख लेते हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत तथा सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य के काल्पनिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 165वां प्रश्न, किसने कहा किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉस्की। लॉस्की के अनुसार किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। लॉस्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियों जिनके अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? तो इसका आंसर है
ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। सामाजिक अनुबंध के अनुसार राज्य व्यक्तियों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम है, जो सब प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसके प्रति यह धारणा उत्पन्न हुई कि राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है तथा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। प्रजा का कर्तव्य अथवा धर्म है कि राजा की आज्ञाओं का हृदय से पालन करे और उसका विरोध ना करे। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक मनु, जेम्स प्रथम, हीगल, होमर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1857 की भारतीय क्रांति। 1857 की भारतीय क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है। यह सिद्धांत मूलतः मध्य काल में अपने चरम पर था। अन्य क्रांतियों ने राज्य के शासन स्वरूप में आमूल परिवर्तन कर दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का ह्रास किया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। 17वीं से 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर मानवीय संस्था है, जिनका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सामाजिक संविधा के सिद्धांत का मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति के दो सिद्धांत प्रचलित हैं, सामाजिक समझौता संविदा का सिद्धांत तथा ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत के अनुसार राज्य और व्यक्ति की अपनी अपनी सीमाएं हैं, जो कि समझौते का सार है। यदि इन बाध्यताओं का उल्लंघन हुआ तो राज्य नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 171वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लॉक। सामाजिक समझौता संविदा सिद्धांत की अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से विवेचना करने वालों में इंग्लैंड के दो विचारकों थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक तथा फ्रांस के विचारक जियां जैक रूसो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लगभग सभी अधिकार सौंपे। हॉब्स के समझौते के अनुसार प्रत्येक मनुष्य दूसरे को यह वचन देता है कि मैं स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को छोड़कर उस मनुष्य या इस सभा को, जिसे प्रभु सत्ताधारी के रूप में मनोनीत किया जाता है, मेरे ऊपर शासन करने का अधिकार सौंपता हूँ। शर्त यह है कि तुम भी अपना अधिकार छोड़ दो और उसके कृत्यों को वैसे ही मान्यता प्रदान करो। इस तरह व्यक्ति अपने अधिकार, जीवन रक्षण के अधिकार को छोड़कर लेवियाथन को प्रदान कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 173वां प्रश्न, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सर हेनरी मैन। 17वीं से 18वीं शताब्दी में समझौता सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय रहा। हुकर, ग्रोशियस, मिल्टन, स्पिनोजा आदि अनेक विचारकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। 19वीं सदी के राजनीतिक विचारकों ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की। सर हेनरी मैन ने इस सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि कहकर आलोचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दार्शनिक अराजकतावादी। इसका विस्तार हम देखते हैं। गांधी जी राज्य की सत्ता के विरोधी थे, क्योंकि उनका कहना था कि राज्य संगठित हिंसा पर आधारित है और वह अहिंसावादी सिद्धांत के विपरीत है। अराजकतावादी भी राज्य की सत्ता के विरोधी है। अराजकतावादी
एवं गांधी दोनों राज्य की सत्ता को अनावश्यक एवं अवांछित मानते हैं। इसी आधार पर गांधी को प्रशासनिक अराजकतावादी कहा जाता है। 175वां प्रश्न है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर होता है। सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। हर मनुष्य एक दूसरे का शत्रु होता है। अपने सुख के लिए वह दूसरे को पराधीन बनाने के लिए तत्पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आदर्शवादियों का। आदर्शवादियों का राज्य के स्वाभाविक होने पर विश्वास था। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति स्वाभाविक और राज्य स्वाभाविक है, अर्थात राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध अंगिक और अंग का है। इस तथ्य का समर्थन करते हुए प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है। इस प्रकार कांट का मानना है कि राज्य सर्वोच्च नैतिक संस्था है और व्यक्ति का अस्तित्व राज्य में ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। इसका विस्तार रूप हम देखते हैं। लॉक के अनुसार समझौते के माध्यम से सरकार को ऐसा सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने का दायित्व सौंपा गया जिसमें नागरिक समाज के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा हो सके, और यदि सरकार कभी अपने उस कर्तव्य से विमुख हो जाती है तो नागरिक समाज उसका विरोध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग के द्वारा होती है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर का विचार है कि सरकार की उत्पत्ति आक्रमण के कारण और आक्रमण के द्वारा हुई है। स्पेंसर आगे कहता है कि यद्यपि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के द्वारा हुई है, इसलिए यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है कि वह सरकार की उपेक्षा करे या उसके साथ संबंध त्याग दे या उसकी रक्षा प्राप्त करने से इनकार कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य का विकास किसी एक तत्व से नहीं हुआ वरन, जैसा कि गैटिल ने कहा है कि रक्त संबंध, धर्म तथा सुरक्षा एवं व्यवस्था की आवश्यकता ने एक संगठन की स्थापना में योगदान दिया जिससे राज्य का विकास हुआ। इसके प्रमुख सहायक तत्व इस प्रकार है: मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स प्रथम ने। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का सर्वाधिक सशक्त समर्थक इंग्लैंड का जेम्स प्रथम था, जिसने अपनी पुस्तक द ट्रू लॉ ऑफ ए फ्री मोनार्ची में अपने निर्गुण शासन को उचित ठहराने के लिए तर्क दिया कि राजा दुष्ट या पतित भी हो तो प्रजा को उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैवीय सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवीय सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। 17वीं से 18वीं शताब्दी तथा राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर मानवीय संस्था है। हॉब्स, लॉक, रूसो ने सिद्धांत का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैकाइवर। इसका विस्तार रूप हम देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन मैकाइवर, गिलक्राइस्ट, अरस्तु तथा ब्लंशली ने आदि ने किया है। राज्य के विकास में जिन तत्वों का समावेश होता है वे प्राकृतिक, सामाजिक, प्रेरणा, रक्त संबंध आदि, संबंध, शक्ति आदि है। इसी क्रम में मैकाइवर ने लिखा है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज अंत में राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और
सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लॉक। लॉक ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना है। प्राकृतिक अवस्था के बारे में उसका कहना है कि अवस्था शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता और सुरक्षा से युक्त थी। इस अवस्था में निहित नियम है कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्म को राजनीति से मिलाता है। इसका विस्तार रूप हम देखते हैं। दैवी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य एक दैवीय कृति है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए राजा मात्र ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, अतः राजा की आज्ञा का विरोध करना पाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से लॉक के सामाजिक अनुबंध का सही क्रम चुनिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। विस्तार रूप हम देखते हैं इसका। लॉक ने सर्वप्रथम प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है, जहां लोग स्वभावतः परोपकारी, दयालु, सहयोगी व समाजप्रिय है, किंतु प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी जिन्हें दूर करने के लिए मनुष्य ने आपस में समझौता किया। इस संविधा से सिविल समाज की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात एक दूसरी किंतु गौण संविधा से शासन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हॉब्स के सामाजिक समझौते में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, शासक एक पक्ष नहीं है। हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने पारस्परिक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत अपनी संपूर्ण शक्तियां और अधिकार लेवियाथन को समर्पित कर दिया, जो कि समझौते का पक्ष नहीं था। अतः सामाजिक समझौता शासक और लोगों के मध्य न होकर मनुष्य और मनुष्य के मध्य हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप निर्गुण संप्रभु लेवियाथन का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लॉक ने समर्थन किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शानदार क्रांति का। इंग्लैंड में सन 1688 में रक्तहीन क्रांति हुई, जिसे शानदार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति की प्रमुख विशेषता यह है कि बिना युद्ध के ही सत्ता परिवर्तन हो गया। लॉक ने इस क्रांति का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्य शोषण का एक साधन है। तो इसका विस्तार हम देखते हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य पूंजीपति वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। इसका सृजन पूंजीपति वर्ग को सर्वहारा वर्ग से सुरक्षा और शोषण को वैध बनाने के लिए हुआ था। अतः राज्य मजदूर वर्ग के शोषण के साधन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्य की उत्पत्ति का। तो इसका विस्तार हम देखते हैं। प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की स्थिति से संत्रस्त और चिंतित होकर मनुष्य की बुद्धि और विवेक ने यह सोचा कि आत्मसंरक्षण के लिए इस भयावह दशा का अंत किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 190 प्रश्न है हमारे पास। राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नर। गवर्नर ने यह कहा है कि राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 191 प्रश्न, राज्य की उत्पत्ति का प्रत्यसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी मैन के नाम से। प्रारंभिक काल में कुटुंब प्रत्य प्रधान था। हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक एन एशिएंट लॉ 1861 तथा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन 1875 में प्रत्य प्रधान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हेनरी मैन के अनुसार समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम खोज इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती है कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 192 प्रश्न, सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉक। लॉक के समझौता सिद्धांत में चूंकि सरकार भी एक पक्ष होती है, अतः उसके ऊपर समाज द्वारा कुछ शर्त लगा दी जाती है, जिसका पालन यदि सरकार नहीं करती है तो उसे समाप्त कर नई सरकार का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार लॉक ने एक सीमित एवं उत्तरदायी सरकार की कल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 193 प्रश्न, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा। प्राकृतिक अधिकारों नेचुरल राइट्स के सिद्धांत का समर्थन केवल कुछ उदारवादियों द्वारा किया गया है। कुछ उदारवादी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं करते। जर्मी बेंथम आदि ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत नहीं मानता है कि, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं। ऑप्शन बी, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन सी, राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना की परिणाम हैं और वे ऐसी कृत्य हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्य को समझने की फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। और ऑप्शन डी, राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और ऐसा जो करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत नहीं मानता है कि राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम है और वे ऐसी कृत्य हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्य को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। अतः विकल्प सी, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के संदर्भ में सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 195 प्रश्न, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक सभ्यता सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? तो इसका ऑप्शन ए है, लॉक का समझौता पूर्णतः स्वतंत्र समझौता है जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। ऑप्शन बी, लॉक समुदाय को निर्णय शक्तियां प्रदान करता है जबकि रूसो की संविधा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। ऑप्शन सी, लॉक की संविधा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं जबकि रूसो की संविधा में व्यक्ति के अधिकारों का अवसान हो जाता है। या फिर उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के विषय में विकल्प ए, बी और सी तीनों ही सत्य है। रूसो द्वारा प्रतिपादित संविदा की प्रकृति में लॉक और हॉब्स दोनों की विशेषताएं विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 196 प्रश्न, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कार्ल जे पॉपर। सुधारवादी एवं क्रमिक सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करने वाले आधुनिक विचारक कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में सामाजिक अभियांत्रिकी सोशल इंजीनियरिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था। संविदावादी विचारक जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। लॉक के अनुसार मानव स्वभाव से शांति में पारस्परिक सहयोग करने वाला व्यक्ति है। लॉक प्राकृतिक अवस्था को पूर्व राजनीतिक अवस्था मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसने दो प्रकार के समझौतों, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉक, जॉन लॉक। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है किंतु ना तो यह अव्यावहारिक है, ना ही इसमें स्थायी होने की कोई गारंटी दी जा सकती है। उसके लेखों में दो प्रकार के समझौते मिलते हैं। पहले समझौते द्वारा मनुष्य यह निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं और दूसरे में जो समाज के मनुष्य मिलकर शासक से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 199 प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है, लॉक ने सरकार और राज्य से शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है। ऑप्शन बी है, लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है। ऑप्शन सी है, लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। और ऑप्शन डी है, लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सामाजिक संविदा के पश्चात मनुष्य ने राज्य रूपी संस्था की रचना की किंतु राज्य का कार्य संचालन जिनके द्वारा किया जाता है उसे लॉक ने सरकार कहा है, जिसके 3 भाग है, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 200वां प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का नाम जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन लॉक। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्रसिद्ध उदारवादी विचारक जॉन लॉक से जुड़ा है। उनके अनुसार मनुष्य को कुछ प्राकृतिक अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। इन अधिकारों में शामिल है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 201 प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक दल। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। राज्य के विकास में राजनीतिक दलों का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल सुस्थापित राज्य के पश्चात ही सरकार के निर्माण और समाप्ति के लिए क्रियाशील होते हैं, जबकि रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना जैसे कारक राज्य के विकास को प्रभावित करते हैं। ये सभी कारक राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 202, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। यह राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। यह सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि राज्य की उत्पत्ति किसी एक निश्चित समय में नहीं हुई है, बल्कि यह एक क्रमिक विकास का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य का निर्माण शक्ति अथवा समझौते द्वारा नहीं किया गया है, अपितु इसका प्राकृतिक विकास हुआ है। जिस प्रकार अन्य संस्थाएं विकसित होती हैं, राज्य भी ऐतिहासिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। विकासवादी सिद्धांत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, अतः राज्य की उत्पत्ति का यह एक सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, जो कि कल्पना पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 204 प्रश्न, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐतिहासिक सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत एक सर्वमान्य सिद्धांत है। यह मानता है कि राज्य एक क्रमिक विकास का परिणाम है, न कि समझौते का। इसका मानना है कि राज्य रूपी संस्था के विकास में अनेक तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी मैन द्वारा। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत का उल्लेख मिलता है, उनमें से राज्य का ऐतिहासिक सिद्धांत भी एक है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक सर हेनरी मैन है। सर हेनरी मैन ने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूहों की एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 206 प्रश्न, कथन ए दिया गया है अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, और कथन आर दिया गया है कि अरस्तु के अनुसार राज्य एक नरसैंगिक संस्था है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ए और दोनों सत्य है, किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका विस्तार हम देखते हैं। अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पहले माना है तथा राज्य को प्राकृतिक संस्था अथवा एक नैतिक संस्था भी माना है। अरस्तु ने राज्य के अंगिक सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया है कि राज्य और व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर एवं उसके विभिन्न अंगों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 207 प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटो। राज्य के सावयवी आंगिक सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी का प्रतिपादन प्लेटो ने किया था। सावयवी सिद्धांत से तात्पर्य ऐसे सिद्धांत से होता है जो राज्य को विभिन्न अंगों से युक्त एक ऐसी संरचना मानता है जैसे मानव शरीर विभिन्न अंगों से मुक्त एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निजी संपत्ति। फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में सर्वप्रथम राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है, जिसमें निजी संपत्ति को राज्य की उत्पत्ति का कारण माना गया है, जिसकी सुरक्षा के लिए पूंजीपति वर्ग ने इस संस्था का निर्माण किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं बल्कि एक मानवीय संस्था है जिसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर हुई है। बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण है और वर्तमान में राज्य के अस्तित्व का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक मानवकृत संस्था है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की जो व्याख्या देता है उससे उदारवादी मान्यताओं की पुष्टि होती है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने शासक के दैवीय अधिकार को चुनौती देते हुए यह मान्यता प्रस्तुत की कि शासक की सत्ता सही का आधार शासितों की सहमति है। इस प्रकार सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु यह है कि राज्य मानव द्वारा बनाया गया है अर्थात मानवकृत संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेनिन। सोवियत संघ के समाजवादी विचारक लेनिन को व्यवहारिक मार्क्सवादी कहा जाता है क्योंकि उसने ही सर्वप्रथम सैद्धांतिक मार्क्सवाद को सोवियत संघ में व्यवहारिक आयाम दिया तथा 1917 में पूर्व सोवियत संघ में साम्यवादी राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य की उत्पत्ति के साम्यवादी सिद्धांत से किसका नाम संबंध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य की उत्पत्ति के साम्यवादी सिद्धांत से संबंध है जबकि हॉब्स, लॉक, रूसो राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए, राज्य एक नैतिक संस्था है। ऑप्शन बी, राज्य एक मानवकृत संस्था है। ऑप्शन सी, राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है। और ऑप्शन डी, राज्य की प्रकृति सावयवी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य एक मानवकृत संस्था है। 17वीं से और 18वीं शताब्दी की राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक संविदा सिद्धांत का पूर्ण प्राधान्य था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य देवी न होकर एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवादियों की सहमति है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। उदारवादी विचारक राज्य को ऐसी संस्था मानते हैं जिसे सब मनुष्यों या उनके समूह ने मिलकर अपने हित और लाभ के लिए बनाया है। यह विचार राज्य के यांत्रिक सिद्धांत के साथ निकट से जुड़ा है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत राज्य की उदारवादी संकल्पना के अनुरूप है। इसमें यह कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से प्रयत्न करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, राजनीतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने का। सामाजिक संविदा सिद्धांत राजनीतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यह सिद्धांत शासक के दैवी अधिकार को चुनौती देते हुए यह मान्यता प्रस्तुत की कि शासक की सत्ता का सही आधार शासितों की सहमति है। जनसाधारण की इच्छा को राज्य की सत्ता का आधार मानकर इस सिद्धांत ने आधुनिक लोकतंत्र के लिए नींव तैयार कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना। राज्य की उत्पत्ति संबंधी सामाजिक समझौता सिद्धांत राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना चाहता है। हॉब्स, लॉक और रूसो ने, जो कि इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक है, ने अपने अपने तर्क द्वारा नागरिकों के प्रति राज्य का और राज्य के प्रति नागरिकों के दायित्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सामाजिक समझौते का सिद्धांत संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सबकी इच्छा से। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते संबंधी सिद्धांत ने सबकी इच्छा संबंधित नहीं है तथा यह भय और स्वार्थ, सामान्य इच्छा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के प्रजासत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित कौन है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने प्रत्येक सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया है। उन्होंने अपने इस सिद्धांत की पुष्टि यूनानवासी, हिब्रू जाति, रोम वासियों तथा भारत में आर्यों के उदाहरण से की है। इस सिद्धांत के अनुसार पुरुष ही परिवार का प्रमुख होता था, जिसके पास दंडात्मक शक्ति होती थी। यह विचार कबीलों में होते हुए राज्य सत्ता पर लागू होता था, जिसमें पुरुषों द्वारा ही सर्वोच्च सत्ता का उपयोग होता था। जैक्स मॉर्गन, मैक्लेलॉन आदि मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों 19वां प्रश्न, यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, C.E. वहन। C.E. वहन ने कहा है कि यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। गूच के अनुसार लेवियाथन केवल अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकासोन्मुख सभ्यता के प्राप्ति का अपरिहार्य साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शांति, सुरक्षा और एकता की इच्छा। आधुनिक युग में राष्ट्र और राज्य प्राय एकाकार हो गए हैं। राज्य की सीमाओं को राष्ट्रीय सीमाएं कहा जाता है, राज्य के हित को राष्ट्र हित कहा जाता है। वस्तुत आधुनिक राष्ट्र राज्य का विकास मानव सभ्यता के बहुत लंबे इतिहास की परिणति है। 15वीं और 16वीं शताब्दी से यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव में प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत, चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का पराभव और समष्टिवादी वैचारिक वातावरण आदि कारक उत्तरदायी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 221वां प्रश्न, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 तथा 3 सही है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। हालांकि मार्क्स राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया। यह कार्य एंजल्स ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु हुई है। मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखा है कि राज्य पूंजीवादी वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉल्स ने। रॉल्स ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का अनुसरण किया है। इसके अंतर्गत उसने यह कल्पना की कि यदि व्यक्तियों को उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से पृथक कर दिया जाए और समाज में प्रचलित भेदभाव के ज्ञान से भी परे हटा दिया जाए तो वे भावी समाज में अपने हितों को अधिकतम वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन के नियमों, सिद्धांतों और संस्थाओं का पुनर्निर्माण किस प्रकार करेंगे। उन्हें विश्वव्यापी आधार पर न्याय के नियम मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य बनने से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है जिससे मनुष्य ने अपने हित के साधन के लिए बनाया है। अतः यह सिद्धांत राज्य बनने से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था जिससे वह संविदा के द्वारा त्याग कर एक राज्य में रहना स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 225वां प्रश्न, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवन की भौतिक दशाओं में। राज्य को वर्ग संघर्ष का कारण मानता है। वह मानता है कि किसी भी युग में राज्य का स्वरूप
तत्कालीन उत्पादन प्रणाली पर आश्रित होता है तथा जीवन की भौतिक दशाएं भी इसी उत्पादन प्रणाली पर आश्रित होती हैं। जब धन किसी एक वर्ग के हाथ में आ जाता है और दूसरे को उसका आश्रित होना पड़ता है और विद्रोह ना कर दे, इसी आशंका से धनिक वर्ग राज्य की रूपी संस्था का निर्माण अपनी सुरक्षा के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 4 सही है। 2 और 4 सही है। इसका विस्तार हम देख लेते हैं। रॉल्स ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का सहारा लिया है। रॉल्स के न्याय संबंधी विचार 2 मान्यताओं पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रता की व्यापक व्यवस्था की प्राप्ति का समान अधिकार है तथा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि हीनतम स्थिति में रहने वाले को सबसे ज़्यादा लाभ मिले। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट नॉजिक ने भी अपनी प्रसिद्ध रचना अनार्ची, स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में अपने न्याय संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांत को अपने चिंतन का आरंभिक बिंदु स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इसका विस्तार हम देख लेते हैं। ऑस्टिन मुख्य रूप से कानूनी संप्रभुता या एकत्ववादी संप्रभुता के सिद्धांतकार है। इनका राज्य की उत्पत्ति के किसी सिद्धांत से प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है, किंतु हॉब्स और बेंथम की भांति यह भी राज्य की उत्पत्ति जन सहमति पर आधारित मानते हैं, जो कि सामाजिक संविदा का ही एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 228वां प्रश्न, लॉक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया वह था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। जॉन लॉक के अनुसार राज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया था। और गौर करने हैं कि लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। 229वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो इसका विस्तार हम देख लेते हैं। हॉब्स सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से संबंधित है। ओपनहीमर शक्ति सिद्धांत से संबंधित है। सर हेनरी मैन प्रत्यसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित है। जेम्स प्रथम दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षार्थ हुई। मार्क्सवादी सिद्धांत का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति ना तो किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए हुई है और ना ही किसी मनुष्य की इच्छा की पूर्ति के लिए हुई है, बल्कि इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों के शोषण को वैध बनाना तथा उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की क्रांति की संभावना को समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 231वां प्रश्न, यह किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। एंजल्स के अनुसार राज्य का अस्तित्व अनंत काल से नहीं है। ऐसे समाज भी रहे हैं जिनमें राज्य नहीं था, जिनमें राज्य या सार्वजनिक शक्ति की कोई कल्पना ही नहीं थी। उसने स्पष्ट किया कि राज्य की उत्पत्ति किसी सामाजिक समझौते के माध्यम से नहीं हुई और ना ही इसका निर्माण संपूर्ण समाज की इच्छा से हुआ है, बल्कि उसकी उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राज्य की उत्पत्ति। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। 17वीं से 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। हॉब्स, लॉक व रूसो इसके मुख्य प्रतिपादकों में शामिल है। प्लेटो, अरस्तु ने सामाजिक समझौता सिद्धांत की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट।
राइट ने सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना नहीं की है, जबकि वाहन, ग्रीन और मार्क्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की है। वाहन के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत ना तो इतिहास को समझने का ही उचित साधन है, न ही किसी ठोस राजनीतिक दर्शन का उदाहरण है। ग्रीन तथा मार्क्स ने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की है। ग्रीन ने इस सिद्धांत को कपोल कल्पना की संज्ञा दी है, जबकि मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण सामाजिक समझौता नहीं है, राज्य एक दमनकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 234वां प्रश्न, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम कहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत। ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति क्रमिक विकास का परिणाम है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ना तो एक निश्चित समय में हुई और ना ही किसी एक विशेष कारण से, बल्कि राज्य के सम्मिलित तत्वों के प्रभाव स्वरूप अस्तित्व में आया। इस संदर्भ में गार्नर ने कहा है कि राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि और ना ही वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, ना ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है और ना ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का सिद्धांत 17वीं से 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो हैं। इनके अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसको व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक, जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है, उसकी रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एंजल्स द्वारा। ऑरिजिन ऑफ फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट 1884 नामक पुस्तक एंजल की है। इसमें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। एंजल का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति पूंजीपतियों के रक्षार्थ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 237वां प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए दिया गया है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित रहता है, और कारण आर दिया गया है कि दैवीय सिद्धांत का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमति की भूमिका को निरस्त करता है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन है। यह सिद्धांत आम सहमति या लोकतांत्रिक विचार पर आधारित नहीं है। इस तरह कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। 238वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। विकासवादी सिद्धांत के विचारकों का मानना है कि राज्य ना तो दैवीय उत्पत्ति का परिणाम है, ना ही समझौते का परिणाम, बल्कि राज्य विकास का परिणाम है। वस्तुत यह सिद्धांत कल्पना पर आधारित ना होकर सामाजिक विकास क्रम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 239वां प्रश्न, राज्य की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। यह राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक तथा सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है। राज्य के विकास के तत्व निम्न प्रकार से हैं, मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक क्रियाएं व राजनीतिक चेतना। विकासवादी सिद्धांत के समर्थकों में मैकाइवर, ब्लंशली, मॉन्टेस्क्यू एवं गार्नर आदि है। इस संदर्भ में गार्नर ने कहा है कि राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, ना ही वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, ना ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है और ना ही परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक
संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, जर्गेन हैबरमास। इसका विस्तार रूप हम देख लेते हैं। जर्गेन हैबरमास नव मार्क्सवादी विचारक है, ना कि संविदावादी विचारक। शेष अन्य विचारक संविदावादी विचारक है। संविदावादी विचारकों का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 241वां प्रश्न, किसने राज्य की उत्पत्ति संबंधित दैवीय सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने हेतु टू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रथम। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित दैवीय सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर के द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है और प्रत्येक परिस्थिति में राजा की आज्ञाओं का पालन प्रजा का परम धार्मिक कर्तव्य है। 17वीं सदी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्चीज में लिखा है कि राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई मूर्तियां हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर कहना चाहिए। उसने यहाँ तक कहा कि राजा कभी दुराचारी नहीं हो सकता। यदि कोई राजा दुराचारी हो तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने जनता को उसके पापों का दंड देने के लिए भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 242वां प्रश्न, किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉब्स। हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। हॉब्स के अनुसार हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 मुख्य कारण देखते हैं, प्रतिस्पर्धा, भय और सत्ता। प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 243वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विकासवादी सिद्धांत। तो इसका विस्तार हम देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत राज्य के अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। यह राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक तथा सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ना तो एक निश्चित समय में हुई है और ना ही एक विशेष कारण से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य की उत्पत्ति के प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर हेनरी मैन। राज्य की उत्पत्ति के प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक सर हेनरी मैन है। इस सिद्धांत का मत है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण पिता है, क्योंकि परिवार का मुखिया पिता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 245वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉल्स। रॉल्स के द्वारा सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत किया गया। रॉल्स ने अपने नए सिद्धांत के निर्माण के लिए सामाजिक समझौते व ज्ञान के पर्दे का सहारा लिया। रॉल्स का समझौता तार्किक व्यक्तियों द्वारा किया गया एक नैतिक समझौता था। और ये अब हमारा पार्ट सी का अंतिम प्रश्न है। 246वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है पार्ट सी का, निम्नांकित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हीगल। जर्मनी के आदर्शवादी विचारक हीगल का यह कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। हीगल के अनुसार राज्य की प्रकृति आंगिक ऑर्गेनिक है। राज्य एक नैतिक संकल्पना है व राज्य का मूल कार्य नागरिक समाज को नैतिक निर्देश देना है। तो दोस्तों ये थे राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी के पार्ट बी और पार्ट सी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।